बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सरजू नाम का गरीब फेरी वाला रहता था। सरजू का गांव में एक छोटा सा घर था। उसमें उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहते थे। सरजू सर्दियों में गर्म कपड़े और कंबल गांव-गांव बेचता था। उसकी गठरी हमेशा भारी रहती, मगर जेब में पैसे बहुत कम। एक दिन की बात है, शाम हो रही थी। घर में सरजू की पत्नी ललिता अपने बेटे को लेकर बैठी थी। उसका बेटा भूख से परेशान था। तभी सरजू थका हारा घर पहुंचा। ललिता ने उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और उस पर बरस पड़ी। दिन भर गांव में घूमते हो, लेकिन उसका क्या फायदा? तुम्हारी आमदनी से घर में ठीक से चूल्हा भी ना जल पाता। मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? सरजू वैसे ही बहुत थका था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूँ भाग्यवान, मैं मेहनत पूरी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन कमा नहीं पाता। सरजू के ऐसे निराशा से जवाब देने पर ललिता शांत हुई। फिर धीरे से बोली, मुझे पता है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मुन्ना का क्या? ललिता ने मुन्ने की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। सरजू भी भारी आवाज से बोला, सही कह रही हो तुम। मुझसे भी मेरे बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती। लेकिन लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं करता हूँ कुछ। ललिता ने सिर हिला दिया। आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। मुन्ना अपने छोटे हाथों से पेट सहला लिया, जैसे भूख से खुद को समझा रहा हो। सरजू बाहर की दुनिया में मेहनत करता रहा, मगर घर की हालत देखकर उसकी आत्मा बुरी तरह थक गई थी। हे भगवान, तुम किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? मेरे बेटे को भूखा रख के क्यों मेरी आत्मा को जला रहे हो भगवान? क्यों? सरजू को कपड़े बेचकर मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने तय किया कि अब वो दूसरे गांव जाएगा। वहाँ कुछ अमीर लोग रहते थे जो उसके गर्म कपड़ों को अच्छे दाम पर खरीद सकते थे। वो देवपुर गांव पहुंचा और वहाँ गली गली घूमकर आवाज लगाने लगा, कपड़े ले लो कपड़े, सर्दियों के दिनों के गर्म कपड़े ले लो। आवाज लगाते लगाते वो थक कर एक पेड़ के पास बैठ गया। यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और सरजू से कहता है, भाई कैसे कपड़े दिए? सरजू बोला, एकदम सस्ते हैं भैया, ले लीजिए, कपड़ों में कोई परेशानी नहीं आएगी। आदमी ने कपड़े देखे, उसे पसंद आए और वो खरीद कर चला गया। धीरे धीरे सरजू के कपड़े बिकने लगे। वो सबसे प्यार से पेश आता और कपड़े बेचता। अब उसके घर की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी। वो अपने घर खुशी से पहुंचा और आवाज लगाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, ये लो आज की कमाई। अरे वाह, आज तो अच्छी आमदनी हुई है। हाँ भाग्यवान, अब से मेरा बेटा और तुम भूखे नहीं सोओगे, और भगवान ने चाहा तो तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। ललिता ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सरजू और ललिता खुश थे। उसकी ईमानदारी से गांव भर में उसकी पहचान बन गई। लेकिन सुनील और प्रताप, जो कपड़े बेचते थे, अब नुकसान में थे। सुनील लालची था, जबकि प्रताप भोला भाला। एक दिन सुनील ने प्रताप से कहा, ए प्रताप, सुन, जब से ये सरजू आया है तभी से हमारा धंधा पूरा चौपट हो गया है। प्रताप बोला, अरे भाई, तो वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, तुम भी कमाओ, किसने रोका है? दिन पर दिन सुनील और प्रताप की कमाई घटती जा रही थी और सरजू की बढ़ती। एक दिन सुनील और प्रताप दोनों सरजू से मिलने उसके पास गए। सुनील ने सरजू से पूछा, भाई तुम इस गांव में नए लगते हो, कौन से गांव के हो? सरजू बोला, जी भाई, पास के ही गांव चंदनपुर का रहने वाला हूँ भैया। प्रताप बोला, बढ़िया है भाई, और बताओ कैसा चल रहा है धंधा? तभी सुनील बोला, अरे कैसा चल रहा है, क्या मतलब है? अरे अच्छा ही चलेगा भाई, भाई ने तो हमारे धंधे को भी पीछे छोड़ दिया है। सरजू बोला, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान का आशीर्वाद समझ लो।
सुनील और प्रताप की सरजू से दोस्ती हो गई, पर सुनील मन ही मन उससे जलने लगा। एक दिन सरजू गांव पहुंचा तो सुना कि वहां चोरी हुई है। सरजू फिर सुनील से जा पूछा, अरे सुनील भाई, सुना है कि गांव में चोरी हुई है। सुनील बोला, हाँ सरजू भाई, सोने के गहने चोरी हुए हैं। वैसे इससे पहले इस गांव में कभी ऐसी चोरी नहीं हुई। तुम्हारे आने के बाद ही यहाँ चोरी हुई है। इतना बोल सुनील वहां से चला गया। सुनील की बातें सुन सरजू थोड़ा अवाक रह गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस सोचने लगा। तभी प्रताप बोला, अरे सरजू भाई, सुनील भाई की बात का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। उसी रात गांव में फिर चोरी हुई। अगले दिन गांव के चौपाल पर सभी इकट्ठे हुए। प्रताप ने सबसे कहा, अरे भाई, कल रात फिर चोरी हुई। अब गांव जो है असुरक्षित हो गया है। बच्चे डरते हैं, औरतें रात में सो नहीं पा रही हैं। गांव के मुखिया ने कहा, कौन करेगा यह काम? कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। तभी सुनील बोला, देखो भैया, चोरी कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता है। कोई नया आदमी ही कर सकता है जो लालची हो। गांव वाले बोले, हाँ सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो, बिल्कुल। सरजू को समझ आ रहा था कि सुनील का इशारा उसकी तरफ है, लेकिन सरजू उसे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि आज रात वो पहरा देकर सच्चे चोर को पकड़कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। बस आज की रात और असली चोर सबके सामने होगा। शाम को सरजू कपड़े बेच कर आता है तो घर ना जाकर झाड़ियों में छिपा रहा। उसने एक नकाबपोश को गांव की ओर आते देखा। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, चोर चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो भैया। सरजू ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ गांव के लोग और सुनील चिल्लाते हुए उसके पास आ गए। सरजू चौंक कर बोला, अरे क्या चोर मिल गया? सुनील ने कहा, हाँ हाँ भैया, मिल गया। सरजू ने कहा, अरे कहाँ है चोर? सुनील ने सरजू की ओर हाथ दिखाया और कहा, अरे ये रहा मेरे सामने। सरजू बोला, अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? गांव का एक आदमी बोला, सुनील भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें इस गांव में धंधा करने दिया है और तुम इस गांव में चोरियां करने लगे। जिस थाली में खाया उसी में गंदगी फैला दी तुमने। सरजू बोला, अरे क्या क्या बोले जा रहे हो तुम लोग भाई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं और चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। सुनील बोला, अच्छा तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ फिर, क्या कर रहे हो? बोलो। सरजू बोला, अरे भाई, मैं तो चोर को पकड़ने यहाँ आया था। सुनील बोला, अरे लो भाई सुनो, अब ये खुद ही खुद को कैसे पकड़ेगा भाई? कैसे पकड़ेगा बताओ? वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे इतनी रात को यहाँ आते हुए देख लिया। सरजू को अब गुस्सा आता है। वो जोर से बोला, सुनील भाई, बहुत हो गया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब एक शब्द भी निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तभी प्रताप सरजू की गठरी अपने हाथ में लेकर आता है। अरे सरजू भाई, अरे यह रही भैया तुम्हारी अमानत जो झाड़ियों के पीछे तुमने छुपा रखी थी। सुनील ने कहा, भैया जरा खोलो तो इसे। प्रताप ने जैसे ही गठरी खोली, उसके अंदर का सामान देखकर सब हैरान हो गए। गांव में चोरी में सोना चांदी जो चोरी हुई थी सब उसी गठरी में थी। सरजू ये देखकर परेशान हो गया, अरे ये मेरे नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भैया। सुनील ने कहा, अच्छा तुम्हारे नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया तो ये सब चोरी का सामान तुम्हारी गठरी में कैसे आया बताओ। सरजू बोला, मुझे नहीं पता भैया, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। एक गांव वाले ने कहा, अरे भैया देख क्या रहे हो, मारो इस चोर को। हमने गरीब समझकर तुम्हें यहाँ पेट पालने दिया और तुमने हमारा ही गला काट दिया। सुनील ने कहा, अरे सही कहा, निकालो इसे गांव से मार मार के। सबकी बातें सुनकर सरजू की आंखों में आंसू आ गए।
वो सबको समझाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे इस गांव से धक्के मार कर निकाल दिया गया। सुनील और प्रताप आंखों आंखों में इशारा करके खुश हो रहे थे। सुनील बोला, अरे देखा प्रताप, मैंने कहा था ना, सरजू पे इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान होगा। अब तो गांव से निकल ही गया वो बेचारा। प्रताप बोला, हाँ, लेकिन बेचारा सरजू। सुनील बोला, अरे यार, तू फालतू बात मत सोच, काम बन गया ना अपना। अब गांव में कोई शक भी नहीं करेगा हम पे। इधर चोरी का इल्ज़ाम लेकर सरजू आखिरकार थका हारा अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी ललिता उसे देखती ही रह गई। चेहरे पर धूल, आंखों में थकान और मन में गहरा आघात था। ललिता बोली, ये कैसी हालत बना ली है आपने, क्या हुआ है? सरजू निराश होकर बोला, मैं मैं तो बस सच साबित करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उल्टा मुझे ही चोर कहकर गांव से निकाल दिया। ललिता ने कहा, पर ऐसा क्यों? तुम तो दिन रात मेहनत करते हो। सरजू बोला, यही तो नहीं समझ पा रहा हूँ। भाग्यवान लगता है कोई जानबूझकर मुझे फंसा रहा है। सरजू अपने बेटे को गले लगाकर टूट चुका था, मगर उसकी मासूमियत ने उसे संभाल लिया। सरजू अपने परिवार को लेकर गांव के बाहर जंगल में रहने लगा। चोरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन प्रताप ने भूखे रोते सरजू के बेटे को देखा। उसे देखकर प्रताप का मन टूट गया। उसने तुरंत तय किया कि अब और सच नहीं छिपाएगा। अगली सुबह गांव की चौपाल पर प्रताप खड़ा हुआ। सब गांव वाले इकट्ठा थे। उनके बीच प्रताप ने कहा, भाइयों, मैं एक सच बताना चाहता हूँ। सरजू चोर नहीं है। सारे गांव वाले सुनकर चौंक गए। क्या कहा? सरजू चोर नहीं है। तो फिर असली चोर कौन है? प्रताप बोला, असली चोर सुनील है। उसने मुझे लालच देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया है भैया। गांव वाले दंग रह गए। सबकी नजरें सुनील पर टिक गई। सुनील के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा कर बोला, अरे अरे, झूठ है ये, मैं चोर नहीं हूं भैया। गांव वाले बोले, अरे चुप, तूने गांव का भरोसा तोड़ा है। गुस्साई गांव वालों ने सुनील को धक्के मारकर चौपाल से बाहर निकाल दिया। फिर गांव वाले शर्मिंदा होकर सरजू को ढूंढने गए और माफ़ी मांगकर उसे वापस गांव में बुलाया। सरजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब राहत भी थी। सरजू ने सबसे कहा, भैया, मैं तो बस मेहनत करना चाहता था, कभी चोरी का नाम तक नहीं लिया मैंने। गांव वाले बोले, भैया माफ़ कर दो सरजू भाई, हमसे जो है भारी भूल हो गई है। सरजू फिर से अपनी गठरी लेकर निडर होकर गांव में आता जाता था। धीरे धीरे उसकी पहचान लौट आई और लोग उसे ईमानदार सरजू कहकर पुकारने लगे थे। अरे सरजू, अरे तुम्हारे हाथ की चुनी हुई साल तो और कहीं मिलती ही नहीं भैया। और सबसे बड़ी बात, हम पर निश्चिंत हैं, तुम जैसा आदमी हमारे गांव में है। इसी बीच वहां प्रताप आता है। प्रताप बोला, सरजू भाई, अब तो सब ठीक हो गया, सच सामने आ ही गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाई। सरजू ने कहा, हाँ प्रताप भाई, सच की राहें चाहे लंबी हो पर जीत उसी की होती है। प्रताप बोला, सच है भाई, मैं भी उस समय मजबूर था, पर अब चैन मिला कि तुम्हारा नाम साफ हो गया। फिर कुछ दिन अच्छे से बीते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में फिर से चोरियां होने लगी। हर रात किसी ना किसी के घर से पैसे और सामान गायब हो जाते। सब हैरान थे कि अगर सुनील को निकाला जा चुका है तो यह चोरी कौन कर रहा है। कुछ गांव वालों की निगाहें फिर से सरजू की ओर मुड़ी। अरे फिर कहीं से सरजू ने ही तो कुछ नहीं किया। तो कुछ ने कहा, अरे बस करो, पिछली बार भी तुम सबने बेगुनाह को बदनाम किया, लेकिन भाई सच तो जानना ही होगा ना, है ना भाई? अगर सुनील यहाँ नहीं है तो यह काम कौन कर रहा है फिर?
सरजू मन ही मन सोचने लगा, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चोर का पता मैं लगा के रहूंगा। एक रात गांव के हर घर के दरवाजे बंद थी। सिर्फ सरजू जाग रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि आज भी चोरी होगी। वो अंधेरे में छुपकर चौकन्ना बैठा था। आज तो आर पार की लड़ाई होगी। अचानक एक परछाई सरकती हुई नजर आई। कोई आदमी नकाब पहने दीवार फांद कर भीतर जा रहा था। सरजू दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा और सोचने लगा, यह नकाबपोश आखिर कौन हो सकता है। चल सरजू, आज इसके चेहरे से नकाब हटाना ही होगा। चोर झोली में सामान भर रहा था। तभी सरजू का पैर पत्तों पर पड़ा और हल्की सी सरसराहट हुई। नकाबपोश ने झट से सर घुमा लिया। उसकी आंखें चमक उठी। नकाबपोश ने कहा, कौन है वहां? सरजू बोला, तुम कौन हो? फिर चोर भागने लगा। सरजू भी पीछे दौड़ा। अंधेरी गलियों से होते हुए दोनों नदी किनारे पहुंच गए। नकाबपोश का पैर फिसला और उसका नकाब ढीला हो गया। सरजू ने झपटा मारकर नकाब पकड़ लिया। चांद बादलों से निकला और चेहरा साफ हो गया। सरजू की आंखें फटी की फटी रह गई। नकाब के पीछे वही शख्स था जिस पर कोई भी शक नहीं करता था। सरजू ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तुम? तो तू निकला असली चोर। ये सब तू ही कर रहा था। सरजू के रोंगटे खड़े हो गए। चोर अंधेरे में भाग निकला और सरजू नदी किनारे अकेला खड़ा रह गया। अगली सुबह फिर गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए। रात को फिर चोरी हुई थी और अब सबकी नजरें सरजू पर थी। लेकिन इस बार सरजू की आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वह चाह कर भी उस आदमी का नाम नहीं ले पा रहा था। गांव के एक आदमी ने कहा, ए सरजू, मान ले कि तू ही चोर है। सरजू बोला, नहीं, चोर मैं नहीं हूं, चोर कोई और है। उस आदमी ने पूछा, क्या मतलब? आखिर तू कहना क्या चाहता है रे? सरजू बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उसका नाम नहीं ले सकता। इतना सुनते ही भीड़ सन्न रह गई। सबकी आंखें एक दूसरे पर टिक गई। अब सस्पेंस और गहरा हो चुका था, क्योंकि सरजू ने नाम लेने से इनकार कर दिया था। मुखिया ने गुस्से से कहा, इसका मतलब सरजू तू भी उसके साथ चोरी करता है, इसका मतलब ये है। तभी गांव के आदमी ने कहा, अरे देखते क्या हो, मारो इसे। लोग सरजू को मारने लगे, लेकिन सरजू फिर भी चुप रहा। तभी भीड़ से एक आवाज़ जोर से आई। लोगों ने देखा तो एक बच्चा व्हीलचेयर पर बैठा हुआ आगे बढ़ रहा था। रुको, सरजू चाचा ने कुछ नहीं किया, यह सब मेरे पिताजी ने, प्रताप ने किया है। अब सबके होश उड़ गए थे। प्रताप, जिसे सब भोला भाला समझते थे, यह वही असली चोर निकला। बच्चे ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ, गांव में हुए सभी चोरी के पीछे मेरे पिता का हाथ था। मुखिया ने कहा, सरजू, क्या तुम्हें यह पता था? सरजू ने कहा, हाँ। मुखिया बोला, तो तुमने प्रताप का नाम क्यों नहीं बताया भैया? तभी वहां पर प्रताप आता है और अपना गुनाह स्वीकार करता है। हाँ, मैं ही असली चोर हूँ और मैंने ही सुनील को फंसाया और अब सरजू को भी फंसाना चाहता था, लेकिन मेरे इस बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। प्रताप अपने बेटे के पास बैठा और उसे अपने गले लगा लिया। आप सबका गुनहगार मैं हूँ, सरजू भाई का इसमें कोई हाथ नहीं है। जो भी सज़ा देनी है आप मुझे दीजिए। प्रताप की बातें सुन सबके मन में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में संवेदना भी थी। प्रताप रोते हुए सरजू के पास जाता है। सरजू भाई, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम जो सज़ा देना चाहो दे सकते हो भैया। सरजू ने कहा, नहीं प्रताप भाई, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करता। माना कि तुम्हारा रास्ता गलत था, लेकिन यह सब तुमने अपने बच्चे के प्यार के लिए किया। सरजू की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सरजू ने फिर सारे गांव वालों से कहा, भाइयों,
प्रताप ने अपनी गलती मान ली है। अब हमारी बारी है। इस बच्चे के इलाज के लिए जितना हो सके हम सब मदद करेंगे। सरजू की बातें सुनकर सबने हाँ में हामी भरी। प्रताप सबका प्यार देख भावुक हो गया और उसने सरजू को गले लगा लिया। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद। तुम्हारे जैसा अगर कोई दोस्त हो तो वो पत्थर को भी हीरा बना देता है। अब सरजू पूरे गांव का हीरो बन चुका था। सरजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बोझ नहीं था। उसके माथे से चोरी का कलंक मिट चुका था। सारे गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके प्रताप के बेटे का इलाज शुरू करवा दिया। कुछ दिन बाद सरजू ने सुनील का पता लगाया और उसे भी गांव वापस बुलाया। सुनील को भी अब सारी सच्चाई पता थी। सुनील अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। आखिर उसने भी तो सरजू पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि सरजू से उसे जलन हो रही थी। सुनील ने सरजू से कहा, सरजू भाई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। सरजू ने सुनील को गले लगाकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ सुनील भाई। उस दिन के बाद से सरजू, सुनील और प्रताप तीनों पक्के दोस्त बन गए और हंसी खुशी साथ रहने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।